तो इस वीडियो में जो हमें टॉपिक कवर करना है, चैप्टर कवर करना है, वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर बीओपी के साथ मिला के 6 नंबर का आता है। अगर सेपरेटली बात करें तो 3 मार्क्स की 3 to 4 मार्क्स की ये वेटेज रखेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू आपको देखने को इससे मिल सकता है। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर शुरू करने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज ऑफ वर्ल्ड अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। मतलब हम लोग एक फॉरेन एक्सचेंज जो है इस वर्ड का इस्तेमाल एक कॉमन वर्ड के तौर पे करते हैं दुनिया की सारी करेंसीज़ के लिए अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। मतलब अपने देश की करेंसी को अगर हम छोड़ दें, हमारे देश की करेंसी रुपया, अगर इसे हम छोड़ दें, दुनिया में और जितनी भी करेंसीज़ हैं जैसे कि डॉलर हो गया, येंग हो गया, ठीक है, पौंड हो गया, यूरो हो गया, जितनी भी हमारी करेंसीज़ हैं अगर हम बात करें तो ये सारी करेंसीज़ जो हैं हमारी, रुपया को अगर हम छोड़ दें तो इन सारी करेंसीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। क्योंकि रुपया हमारा क्या है, डोमेस्टिक करेंसी है, तो इसे हम डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। अब अगला आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज समझ में आने के बाद तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब, जैसे कि अगर आज तुम बाज़ार जाओ और तुम मार्केट में जाके पूछो कि एक पेन की वैल्यू क्या है, कितने का है, तो 10 रुपये का। एक पेयर शूज़ की वैल्यू अगर तुम पूछो तो 1000 रुपये के। इसी तरीके से एक शर्ट की वैल्यू पूछो तो मान लो 1500 रुपये। ठीक, तो मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर मार्केट में आज तुम $1 ख़रीदने जाओ तो वो $1 करीबन तुम्हें 80 रुपये के आसपास का मिलेगा। एक्यूरेटली 80 से भी शायद ज़्यादा है, 87 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन ऑन एन अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं 80 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मार्केट में आप एक पौंड खरीदने जाते हो तो आपको मान लो 90 रुपये का मिलता है। तो ये $1 या एक पौंड ये कितने रुपए का मिल रहा है, मतलब अगर हम ये कहें कि वो रेट at which currency of one country is exchanged with currency of other country। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट एक वो रेट होता है जिसके बेसिस जिस पे हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये इसकी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन होती है। फॉरेन एक्सचेंज को ध्यान रखना है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। तो 1 नंबर के लिए इसे ध्यान रखेंगे। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये तो चैप्टर है हमारा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है ये कभी भी स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं होने का मतलब, अगर आप रियल लाइफ में देखो तो आपको रोज़ देखने को मिलेगा कि जैसे कि मान लो आज डॉलर 80 का है, हो सकता है कल डॉलर 79.80 का रहा हो सकता है कल डॉलर चेंज होके 80.25 का हो जाए या 80.10 का हो जाए। तो मतलब ये अगर हम बात करें, ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये चेंज होता रहता है। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ये चेंज होता रहता है हमारा। अब ये चेंज होता है तो इसका चेंज होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक, वो 2 तरीके से चेंज होता है। मान के लो 2 ही तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो हमारा चेंज होता है। किस किस तरीके से चेंज होता है,
तो अगर हम बात करें, सपोज कर लेते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सपोज करो कि कल जब तुम बाजार गए, तुमने पता किया $1 60 रुपये का था। जब आज तुम बाजार गए तो तुम्हें पता चला कि $1 65 का है। ठीक, तो एक तो इस तरीके से चेंज होता है। दूसरा किस तरीके से चेंज हो सकता है, जब कल तुम बाजार गए तो $1 60 का था, जब आज बाजार गए तो $1 55 का था। ठीक, अब बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है। बच्चा कहता है ये तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई। ठीक, अगर यहाँ पे नाम दिया जाए तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में तो वैल्यू करेंसी की कम होती है, यहाँ तो करेंसी की वैल्यू बढ़ती दिख रही है। यही कन्फ्यूजन आपको हमेशा रहता है इसमें, और इसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ना। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ का यहाँ तो डेप्रिशिएट हो रही है, उल्टा लिख दिया गलती से है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा ही सीन होता है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब समझो, यहाँ पे जो ये करेंसी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, बात को समझो। अभी मैं ऊपर पीछे हम क्या बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हम किसे कहते हैं? दुनिया की बाकी सारी करेंसीज को कहते हैं। वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज हैं, अगर हम बात करें, हम उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो हमारे देश की करेंसी को हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक करेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे करेंसी का मतलब ऑटोमेटिकली ही डोमेस्टिक करेंसी होता है। ठीक, तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। और डेप्रिशिएट कर रही है, कैसे डेप्रिशिएट कर रही है, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे डेप्रिशिएट कर रही है। डेप्रिशिएट करेंसी हमारी ऐसे कर रही है, पहले $1 60 का आता था, अब $1 65 का आ रहा है, 65 रुपीज़ का आ रहा है। मतलब अगर सपोज करो, पहले तुम अमेरिका से अगर यूएसए से कोई प्रोडक्ट मंगाते थे और वो प्रोडक्ट $1 का पड़ता था, ठीक, अभी 60 रुपीज़ का ही है, तो तुम्हें कितने रुपए देने पड़ते थे? 60 रुपये देने पड़ते थे। अब कितने देने पड़ेंगे? 65 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए डॉलर जो है वो महंगा हो गया। ठीक, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई। इसी चीज़ को कहा जाता है करेंसी डेप्रीसिएशन। तो डॉलर के महंगे होने को ही कहा जाता है करेंसी डेप्रीसिएशन। ठीक, तो ये होता है हमारा करेंसी डेप्रीसिएशन। अब इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट अगर लगाओ, $1 60 का था। ठीक, जब $1 60 का था तो तुम यूएसए से मान लो एक टी शर्ट मंगाते थे। ये टी शर्ट $1 की आती थी। तो जब ये टी शर्ट तुम मंगाते थे तो तुम्हें 60 रुपये पे करने पड़ते थे। लेकिन अब $1 हो गया 55 रुपये का। तो अब जब तुम यूएसए से टी शर्ट मंगाओगे, सेम टी शर्ट, यूएसए में टी शर्ट के प्राइस थोड़ी नहीं चेंज हुए, डॉलर की कीमत चेंज हुई, टी शर्ट तो एक ही डॉलर की है। तो अब जब तुमने टी शर्ट मंगाई तो तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 55 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डॉलर हमारे लिए सस्ता हो गया। ठीक, तो इसी चीज़ को कहा जाता है करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक, तो ये होता है करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। मतलब अगर हम बात करें करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन सिग्निफाई करता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया। ठीक, या फिर ये हमारा सिग्निफाई करता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू
कम हो गई, डॉलर हमारे लिए महंगा हो गया। ठीक, तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंक्रीज हो जाना। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अब ये जो बढ़ेगा तो इसके भी कुछ असर होंगे। क्या असर होंगे? सोचो, इसी चीज़ को सोचो, इसी को लेके सोचो 2 मिनट को। ठीक, ये इंडिया हो गया, ये फॉरेन कंट्री यूएसए हो गया। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। इस समय $1 की कीमत 50 रुपये है। ऊपर का हिस्सा छोड़ दो, खाली इसी पे फोकस करना, इतने हिस्से पे। ठीक, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, $1 50 रुपये का है। यूएसए में एक टी शर्ट बिक रही है यूएस पोलो की, जिस पे प्राइस टैग लगा है $1। तुमने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, यूएस पोलो की टी शर्ट मिल रही है। तो तुमने फटाक से क्या किया, 2 टी शर्टें इंडिया मंगा ली, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की है, एक वाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। अब 2 मिनट को सोचो, यही $1 अब जो है बढ़ के 100 रुपये का हो गया। अब इस $1 की कीमत है 100 रुपये। तो तुम्हारे पास से पहले यहाँ से पैसे कितने गए होंगे, डॉलर कितने गए होंगे, रुपए कितने गए होंगे? 100 रुपये चले गए होंगे। आपको सर हमारे पास से तो रुपए गए, तो ये क्या सीन होता है? तो हमारे देश के कोने कोने पे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। ठीक, जिन्हें आरबीआई एक तरीके से कह सकते हो आप, रेगुलेट करता है। ठीक, तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होते हैं हमारी करेंसी को चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ से तुम्हारे पास से 100 रुपये ही जाएंगे और यहाँ पे इसके पास $2 ही पहुँचेंगे। ठीक, अब मान लो $1 कितने का हो गया, 100 रुपये का हो गया। अब तुम यही हो, सिचुएशन यही है। $1 100 रुपये के होने से क्या होगा, अब टी शर्ट $1 की है तो तुम कितनी टी शर्ट मंगा पाओगे? सोचो, पहले टी शर्ट $1 की थी, $1 50 रुपये का था, तुम्हारे पास 100 थे। अभी भी सेम सिचुएशन है, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और टी शर्ट $1 की है, तो तुम कितनी टी शर्ट मंगा सकते हो? एक ही टी शर्ट तो मंगा सकते हो। तो तुम क्या करोगे, अब एक टी शर्ट मंगाओगे नहीं मंगाओगे? और इसके बदले तुम्हारे पास से 100 रुपये चले जाएंगे, जो $2 में कन्वर्ट होके वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि एक्सचेंज रेट चेंज होने से, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट होने से हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए नहीं हो गए? पहले 2 टी शर्टें मंगा रहे थे, अब हम खाली एक ही मंगा पा रहे हैं, तो इंपोर्ट्स हमारे कम हो गए। तो इसका पहला असर पड़ता है फॉल इन इंपोर्ट जो है सस्ते हो जाएंगे। क्यों सस्ते हो जाएंगे? बिकॉज मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टलियर, क्योंकि फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर हो गए। अब ये तो खरीदने का पॉइंट ऑफ व्यू लिया था हमने, अब सेम पॉइंट ऑफ व्यू बेचने का सोच के देखो, एक्सपोर्ट करने का सोच के देखो, क्या होगा। अब तुम यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे कोई टोनी नाम का इंसान है, इंडिया में बाबा रामदेव की एक टी शर्ट बिक रही है। इस टी शर्ट पे प्राइस टैग लगा है, ठीक है, 50 रुपये। अभी $1 हम मान के चल रहे हैं कितने का है, 50 रुपये का है हमारे लिए। अब एक्सपोर्ट की बेसिस से बात कर रहे हैं। अभी $1 50 रुपये का है। टोनी ने कहा कि उसके पास कितने डॉलर हैं, उसने देखा उसके पास $1 है। उसने फटाक से, बाबा रामदेव की टी शर्ट बहुत पसंद आई, 2 टी शर्ट ऑर्डर कर दी, ठीक है, सॉरी 1 टी शर्ट ऑर्डर कर दी, क्योंकि $1 है उसके पास, $1 50 रुपये का है, तो अब वो कितनी, खाली एक ही टी शर्ट मंगा सकता है। उसके पास से ये $1 गया, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा, यहाँ से ये डॉलर आया और यहाँ से
हमारे पास रुपया आ गया। तो अभी तो ये सिचुएशन थी। अब मान लो $1 100 का हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि $1 जो है वो 100 का हो जाए। ठीक, इसको ऐसे समझ लो, ये हिंदुस्तान समझ लो, ये यूएसए समझ लो, ये बाबा रामदेव की टी शर्ट समझ लो। ठीक है, ये टोनी हो गया, टोनी के पास $1, $1 50 का। टोनी ने टी शर्ट मंगाई, एक टी शर्ट टोनी को मिल गई। ठीक, और टोनी के पास से $1 चला गया। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से ये $1 आया और हमें ₹50 में मिल गया, क्योंकि टी शर्ट 50 की थी। अब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। कितने का हो गया, 100 का हो गया। हम करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं समझ रहे हैं। अब एक्सचेंज रेट कितने का इसका हो गया, 100 का हो गया। जैसे ही एक्सचेंज रेट 100 का हो गया, अब वैसे ही टोनी की सिचुएशन सुनो। टोनी देख रहा है $1 है उसके पास। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो बाबा रामदेव की टी शर्ट मिल रही है, ₹50 का प्राइस टैग है, $1 100 का है। टोनी ने तुरंत हिसाब लगाया कि कितनी टी शर्ट आएगी। $1 में उसे लगा कि 2 टी शर्टें आ जाएंगी, तो उसने 2 टी शर्ट जो हैं वो मंगा ली। ये हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट है। ठीक, तो हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 टी शर्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दी, और उसके बदले हमारे पास $1 आ गया। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रुपया कन्वर्ट होके आ गया। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, पहले हम एक टी शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे जब $1 50 का था। अब $1 100 का हो गया तो हम 2 टी शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। अब एक्सपोर्ट बढ़ गए हमारे, तो यहाँ हम लिख लेंगे राइज इन एक्सपोर्ट, कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। ड्यू या फिर बिकॉज, क्यों बढ़ गए, यहाँ पे क्यों बढ़ गए। पहले $1 में एक ही टी शर्ट आ रही थी, अब $1 में 2 टी शर्ट आ रही थी। मतलब डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए, अब सस्ते हो गए। बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स आर नाउ चीपर। डोमेस्टिक गुड्स हमारे लिए सस्ते हो गए। तो ये होता है करेंसी डेप्रिसिएशन, और उसका इफेक्ट एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हो सकता है करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस पूछ लें, और हो सकता है करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स पूछ लें। ठीक, ये पूछ जा सकता है। इसके अलावा इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और आता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो करेंसी एप्रिसिएशन क्या है, तो करेंसी एप्रिसिएशन करेंसी डेप्रिसिएशन का उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया। इसका मतलब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। इसके असर क्या पड़ेगा, इसका पहला असर पड़ेगा, हमारे इम्पोर्ट्स राइज हो जाएंगे। राइज इन इम्पोर्ट, क्यों, फॉरेन गुड्स तुम्हारे लिए सस्ते हो गए। पहले अगर कोई टी शर्ट, मतलब पहले अगर कोई $1 की चीज़ तुम फॉरेन से खरीदते हो तो तुम्हें ₹60 देने पड़ते थे, अब तुम्हें ₹55 देने पड़ रहे हैं। तो फॉरेन गुड्स तुम्हारे लिए क्या हो गए, सस्ते हो गए। बिकॉज यहाँ पे ये लिखेंगे हम, फॉरेन गुड्स आर चीपर, क्योंकि फॉरेन गुड्स सस्ते हो गए। दूसरा, फॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पहले वो $1 खर्च करता था तुम्हारे देश में आके तो वो ₹60 का सामान खरीद पाता था। अब वो $1 खर्च करेगा, खाली ₹55 का सामान खरीद पाएगा। तो मतलब उसके हिसाब से तुम्हारे देश का सामान क्या हो गया, महंगा हो गया। तो डोमेस्टिक गुड्स बिकम कॉस्टलियर, कि डोमेस्टिक गुड्स इससे क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। दोनों में से किसी का भी पूछ सकते हैं। तो ये आ सकता है एग्जाम में, करेंसी डेप्रिसिएशन करेंसी एप्रिसिएशन का मीनिंग और उसके इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस भी देख लेते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन का मीनिंग रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमें पता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा, करेंसी डेप्रिसिएशन से आपके इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेन गुड्स हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे। यहाँ पे यही लिखा है,
ठीक। डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बेसिस पे लिख सकते हो। यहाँ पे खाली एक्सपोर्ट के हिसाब से लिखा है कि इससे डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो जाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। राइज इन एक्सपोर्ट हम यहाँ लिख के आए हैं, राइज इन एक्सपोर्ट फॉल इन इम्पोर्ट, तो आपको यही बात लिख देनी है बस यहाँ पे। इससे फॉरेन गुड्स सस्ते हो जाएंगे, इससे हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें, ठीक, अगर जो है एक डॉलर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, रिप्रेजेंट करेगा कि रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और $1.60 का था 55 का हो गया, इसका मतलब रुपया जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है, सस्ता हो रहा है। तो बस आप यही लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे। इसका एग्जांपल बता दो कि $1.55 का था, अब $1.60 का हो गया, तो इसी को करेंसी डेप्रिशिएशन कहते हैं। $1.60 का था, वो 55 का हो गया, इसे करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये आ सकता है एग्जाम में पूछने को। अब इसके बाद और क्या आ सकता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनता है आने वाला, वो बनता है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने प्रकार का होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का टाइप का मतलब होता है कि यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब ऐसे ये तो नहीं कहोगे कि $1 सर डॉलर के लिए अलग रेट है तो पॉइंट के लिए अलग है या फिर यूरो के लिए अलग है, तो ये इसके टाइप्स हो गए। ये टाइप्स नहीं है इस, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को निकालने के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर अगर हम बात करें, जो एक्सचेंज रेट होता है इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक होता है, इसके अंदर वो एक्सचेंज रेट को फिक्स करता है। ठीक है, ये सिस्टम जो था 1977 में अबेंडन कर दिया गया था। ठीक, इस सिस्टम के अंदर पैगिंग होती थी, मतलब करेंसीज को पैक किया जाता था दूसरी करेंसीज के साथ। अब पैगिंग यहाँ पे वो वाली पैगिंग नहीं है, यहाँ पैगिंग का मतलब है कि करेंसीज को पैक किया जाता है, मतलब बास्केट में रखा जाता है, एक तरीके से नाप तोल के उनकी करेंसीज की वैल्यू निकाली जाती थी। तो इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसे पहला, ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता था और ये जल्दी चेंज नहीं होता था। ठीक, ये भी ध्यान रखना है, इट इज़ फिक्स बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता था और ये जल्दी से चेंज नहीं होता था। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलती थी, स्टेबिलिटी देखने को मिलती थी, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरा, प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता था। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का मतलब, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का मतलब होता है कि ये फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि देखो फॉरेन करेंसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उन्हें पता है, देखो इन्वेस्टर्स को इस बात का डर नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब हमारी देशी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। उन्हें इस चीज़ का डर नहीं है, उन्हें इस चीज़ का डर होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कहीं गिर ना जाए, हमारा देशी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी कहीं एप्रिशिएट ना कर जाए। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा, ऐसे तुम ही सोच लो, अगर तुम ही फॉरेनर होते, तुमने $1 इन्वेस्ट करे होते 80 रुपये के हिसाब से हमारे देश में, कल को ये $1 मात्र 70 रुपये का रह जाता, तो तुम्हारा तो नुकसान ही होता। ठीक, तो ये समस्या यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तीसरा, अगर हम देखें तो इससे और क्या नुकसान होता है, इससे वो फ़ायदा क्या होता है, नो स्पेकुलेशन, मतलब यहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं हो पाता। स्पेकुलेशन मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मेक प्रॉफिट। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, डॉलर को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेच देते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है स्पेकुलेशन। ठीक, ये पॉसिबल नहीं होता था इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर।
चौथा, ठीक, हेल्प्स इन कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को काबू करने में मदद करता था। क्यों करता था? क्योंकि इस एक्सचेंज रेट की एक कमी भी थी। क्या कमी थी? गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व मेंटेन करने होते थे। गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम पढ़ के आए थे कि आरबीआई जो है वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का एक बक्सा मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर खूब सारे फॉरेन एक्सचेंज रखे होते हैं, सोना रखा होता है। तो जब ये एक्सचेंज रेट चला करता था तो डॉलर, खूब सारे फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर को हम यहाँ डॉलर को ही फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे, डॉलर से ही उसे कन्वर्ट करेंगे। जहाँ जहाँ डॉलर मैं यूज़ करूँ तो समझ जाना फॉरेन एक्सचेंज वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो जितने भी डॉलर्स हमें ज़्यादा रखने पड़ते थे इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक्सचेंज रेट को हम चेंज नहीं होने दे सकते थे। ठीक, अगर वो चेंज होता था, चेंज होने का मतलब, अब चेंज होने का मतलब ये हमने तो फिक्स करा है अपने देश के अंदर कि $1 80 है, मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये चेंज नहीं होगा। लेकिन फॉरेन कंट्री इस बात पे थोड़ी नहीं तय है। फॉरेन कंट्री में कह रहा है ना, मैं तो नहीं दूंगा $1 80 का, मैं तो 100 का दूंगा। तो अब तुम तो गवर्नमेंट को 80 रुपये ही दोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने फिक्स करा कि $1 80 का है। ठीक है, तुमने कहा ठीक, बहुत बढ़िया बात है। तुमने पता करा आईफोन लेंगे, सपोज कर लो $1000 का था। तुमने कहा 80,000 का आईफोन आ जाएगा यार, खरीद ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने सरकार को 80,000 रुपये दे दिए कि भैया हमें आईफोन मंगा दो विदेश से। अब विदेश से आईफोन जब गवर्नमेंट बनाने गई तो गवर्नमेंट ने कहा लो भैया, हमारे 80 रुपये के हिसाब से 80 रुपये के हिसाब से पेमेंट करा गवर्नमेंट ने। ठीक, $1 80 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने कहा लो भाई $800। आईफोन वाला कह रहा है कि अबे पागल हो गया क्या, $1000 का है, 800 के लूँगा, 200 का नुकसान हो जाएगा। तो अब ये 200 रुपये सरकार को अपने पास से डालने पड़ते थे, क्योंकि वो कभी नहीं मानता, तुम होते उसकी जगह, तुम भी नहीं मानते। तो ये 200 रुपये सरकार को अपनी जेब से डालने पड़ते थे। इस वजह से सरकार को फॉरेन एक्सचेंज का लार्ज रिजर्व जो होता था वो मेंटेन करना पड़ता था। अब फॉरेन एक्सचेंज का लार्ज रिजर्व मेंटेन करने का क्या मतलब है कि फॉरेन करेंसी को खरीदना बेचना। तो इसमें आरबीआई का बहुत सारा पैसा जो होता था वो खर्च हो जाता था। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई को ध्यान रखना पड़ता था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते समय करने के लिए। ठीक, सरकार अपने खर्चे वगैरह को काबू में रखती थी, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होते थे। अब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होगा जब, तो उससे ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन नहीं फैलेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता था? प्रिवेंट कैपिटल आउटफ्लो, मतलब कैपिटल आउटफ्लो, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस लालच में फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे हम पैसे लगाएंगे और कुछ समय के बाद डॉलर की कीमत बढ़ ही जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश की करेंसी डेप्रिशिएट होती ही है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसे मैं ही हूँ, फेसबुक के शेयर्स खरीद लिए, या फिर अमेज़ॉन के शेयर खरीद लिए, या फिर नेटफ्लिक्स के शेयर खरीद लिए, ठीक है, एप्पल के शेयर खरीद लिए। तो इनके अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो ये आपको डॉलर्स में मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये खरीदोगे तो इन पे डॉलर पे मिलने से क्या होगा, हमें ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है। हमें लगता है आज मैंने 80 रुपये के $1 के हिसाब से ये शेयर खरीदे हैं। अगर मान लो $1 का एक शेयर है, कल को ये शेयर $5 का हो गया, तो मुझे $5 का मतलब 80 रुपये के हिसाब से तो वैसे तो नुकसान, फ़ायदा हुआ ही हुआ 400 रुपये का। ठीक, लेकिन अगर डॉलर 80 का तो रहेगा नहीं, ये तो कॉमन सी बात है। हो सकता है कल को डॉलर 82 का हो जाए, तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, तो लोग इस बेनिफिट्स की वजह से फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जब फिक्स एक्सचेंज रेट होता है तो इसमें ऐसा इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ही नहीं है। तुम आज इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी तुम्हें 80 मिलेंगे, तुम 2 साल बाद पैसे निकालोगे तब भी तुम्हें 80 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो इसमें ये समस्या आती थी। दूसरा, इसमें क्या आती थी? ठीक, पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर या ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मतलब ज़रूरी है ये सरकार ने 80 रुपये तय किए, ये सही ही हो सकता है सरकार ने ये कम तय कर दिए हो, $1 80 का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का होना चाहिए। या $1 हो सकता है 80 रुपये सरकार ने बहुत ज़्यादा तय कर दिए, $1 खाली 60 रुपये का होना चाहिए। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन की रहती थी। इसके अलावा और क्या फ़ायदा था इसमें, नुकसान था? इसमें अगला नुकसान ये था, जब स्पेकुलेटर्स को पता लगता था, व्हेन स्पेकुलेटर फाइंड आउट
that foreign exchange rate is going टू चेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने वाला है, खास तौर से जब उन्हें लगता था कि इंक्रीज हो जाएगा ये रेट, ठीक, दे इंक्रीज देयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई किसी स्पेकुलेटर को कि अरे 2 दिन बाद जो है आज $1.80 का है, 2 दिन बाद सरकार नया रेट निकालेगी, उसमें $1.90 का हो जाएगा। तो सपोज करो मुझे ये पता लग गई फिक्स एक्सचेंज रेट, तो मैं सोचूंगा अरे यार ये तो फ़ायदेमंद काम है, एक काम करो $100 खरीद के डाल दो। तो मैंने $8,000 के हिसाब से $100 खरीद के डाल दिए, 2 दिन बाद जैसे ही 90 का हुआ मैं वैसे तुरंत बेच दूंगा। तो इससे क्या हुआ, अननेसेसरी डिमांड क्रिएट होना डॉलर की मार्केट के अंदर शुरू हो जाती थी, ठीक। तो इससे एक ये समस्या क्रिएट होती थी, तो ये सिस्टम चला करता था। ये 1977 में अबेंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें तो नॉर्मल आप याद ही कर लो सारे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला इस क्या होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है वो हमारा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक। इसका एक दूसरा नाम भी होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक। इसका दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये क्या होता है, इस एक्सचेंज रेट के अंदर, सिस्टम के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक, इज डिटरमाइन, तो इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो मार्केट की फोर्सेस जो होती हैं, डिमांड और सप्लाई की, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, उसके बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक। इसके अंदर गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होता है, ठीक। तो इसमें लिख सकते हैं देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का इस एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में कोई भी जो होता है, अगर हम बात करें तो इंटरवेंशन नहीं होता है। कैसे निकलता है इसके अंदर, वैसे आगे हम सीखेंगे, ये 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो वैसे ऐसे निकलता है, 11th क्लास में आपने सीखा था डिमांड कर्व ऐसे बनता है और सप्लाई कर्व हमारा ऐसे बनता है, जहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर देते हैं, ठीक है। वहीं पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो निकल के आता है। अब डिमांड और सप्लाई हर सेकंड चेंज होती रहती है, तो हर सेकंड ये रेट नया निकल के आता रहता है, लेकिन इसमें सेंट्रल बैंक का किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इस रेट को फिक्स करने में, फिर इस रेट को मेंटेन करने में कोई भी कदम नहीं उठाती है। तीसरी चीज़, इसका नाम होता है पार एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर इसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। पार रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक, इसे पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। जो लिखा है नोट्स में वो अच्छे से याद कर लेना। अब इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान थे। क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, तो इसका सबसे बड़ा अगर हम बात करें, फ़ायदा ये था, नो नीड टू मेंटेन, ठीक, लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब जैसे पिछले सिस्टम में था सरकार को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता था, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर हमें जो है ये मेंटेन नहीं करना पड़ता है। दूसरा, रिमूव हर्डल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। इससे क्या होती है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटें आती थी,
कि हमारी सरकार कह रही है $1.80 का है, तुमने आईफोन मंगाया, फॉर अमेरिका में एप्पल की कंपनी कह रही है ना हम तो $100 का ही बेचेंगे, हम तो $100 के हिसाब से बेचेंगे, $1 हम नहीं बेचेंगे 80 के हिसाब से। ठीक, तो ये समस्याएं जो इंटरनेशनल ट्रेड में आती थी ये नहीं आती हैं। ठीक, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, हमारी एलिमिनेट हो जाती है, अगर हम बात करें नो चांसेस ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो इसमें कोई चांसेस ही नहीं है कि जो एक्सचेंज रेट निकल के आया वो कम है या वो ज़्यादा है, मार्केट बेसिस पे निकल रहा है तो सही निकल के आएगा। दूसरा, अगर हम बात करें फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन बीओपी अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है ये हमारी बीओपी अकाउंट में जो है इस मदद करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बीओपी को एडजस्ट करने में मदद करता है। इसके नुकसान क्या हैं? इसका सबसे बड़ा नुकसान है पहला अनसर्टेनिटी, मतलब एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आज कुछ है हो सकता है कल कुछ हो। दूसरा लीड टू स्पेकुलेशन, इससे स्पेकुलेशन होगा और स्पेकुलेशन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो एक ये समस्या इससे हमारी क्रिएट होगी, स्पेकुलेशन का मतलब। और इसके अलावा ये लिख सकते हो तीसरा इसमें नो स्टेबिलिटी, कि हमें इसके अंदर स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब एक्सचेंज रेट यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये होता है तीसरा जो आजकल चलता है, तो ये भी कुछ समय तक फॉलो किया गया, फिर बाद में सरकार ने ये भी बंद कर दिया और अब जो है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या कहता है? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कहता है कि जो एक्सचेंज रेट है इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, जो एक्सचेंज रेट है वो जो है मार्केट फोर्सेस के थ्रू से निकाला जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई की सोर्सेस से निकाला जाएगा, बट लेकिन आरबीआई influences the rate through its intervention। लेकिन आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब इस रेट के ऊपर असर डालेगा अपने इंटरवेंशन से। इसी चीज को इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, इसी को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक, तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर इस तरीके से निकाला जाएगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है मैनेज फ्लोटिंग के अंदर भी जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट निकलता था, यहाँ पे भी पहले ऐसे ही निकाला जाएगा। अब मान लो ऐसे करके तुमने रेट निकला $1.80 का, ये निकल के आ गया। अब आरबीआई इस रेट को में इंटरवेंस करेगा, मतलब इसे इन्फ्लुएंस करेगा। इसे इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई देखेगा कि अगर कल को ये $1 बढ़ के 85 रुपीज़ का हो जाता है, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक, या फिर आरबीआई ने देखा कि $1 जो है कल को वो मात्र 75 रुपये का रह जाता है, करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे देश के लिए ज़्यादा सही नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि इससे जो है अगर हम बात करें बीओपी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ये हम लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन लास्ट
वीडियो में हमने बीओपी के चैप्टर में एंड में इस चीज़ के क्वेश्चन के ऊपर कवर भी किया था, देखा भी था मैंने, ये क्वेश्चन दिखाया भी था। तो इससे हमारे बीओपी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस इफेक्ट से बचने के लिए, बीओपी को डेफिसिट में लाने से या सरप्लस से लाने से बचने के लिए, बीओपी बैलेंस ही रहे, उसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जब देता है कि $1.85 का हो गया, मतलब हमारी $1 की कीमत बढ़ गई, डॉलर हमारे लिए महंगा हो गया, हमारी करेंसी भी एप्रिशिएट हो गई। अब महंगाई कब बढ़ती है? ऑब्वियस सी बात है, महंगाई किसी भी चीज़ की तब बढ़ती है जब उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक, इसका मतलब ये 80 से 85 हो गया, मतलब मार्केट में डॉलर की डिमांड जो है वो ज़्यादा है नहीं है? तो अब आरबीआई क्या करना शुरू करेगा, आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज से, जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा था, उसमें से डॉलर निकालेगा और डॉलर्स को बेचना शुरू कर देगा। कहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक, इससे क्या होगा, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, जो सप्लाई होगी किसकी, ऑफ डॉलर, इंक्रीज, डॉलर की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो हल्के हल्के ये $1 जो 85 का हो गया था, वो 84 पे, 83 पे, 82 पे और 80 रुपीज़ पे आ जाएगा। जैसे ही आरबीआई की प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस के अंदर आ जाएगा, जितना आरबीआई करना चाहता है वहीं पे आरबीआई रुक जाएगा। ठीक, हमने ये मान लिया कि 80 रुपये पे आके ही रुकेगा। अब मान लो 75 का हो जाता है, तो इसका मतलब डॉलर क्या हो गया, सस्ता हो गया। सस्ता कब होगा, जब मार्केट में डिमांड कम है। डिमांड कम है का मतलब क्या है, सप्लाई ज़्यादा है। यहाँ डिमांड ज़्यादा है का मतलब क्या था, सप्लाई कम थी। ठीक, कम है, सप्लाई को बढ़ाया था। अब यहाँ पे सप्लाई को कम कर दो या डिमांड को बढ़ा दो। ठीक, तो क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा आरबीआई, परचेज डॉलर इन फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आरबीआई डॉलर परचेज करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ने से हल्के हल्के करके डॉलर का प्राइस बढ़ना शुरू होगा, और एक समय बाद जब तक आरबीआई चाहता है वहाँ तक पहुँच जाएगा और आरबीआई रोक देगा। तो इसी चीज़ को जो आरबीआई ये काम करता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है, इसी चीज़ को कहा जाता है डर्टी फ्लोटिंग या फिर मैनेज फ्लोटिंग। ठीक, तो ये हमारा होता है डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब इसके बाद इसमें आगे क्या आता है, इसके बाद इसमें आगे आता है जो हमें पढ़ना होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट निकाला कैसे जाता है। ठीक, तो उसको पढ़ने से पहले हमें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, डिमांड ऑफ फॉरेक्स लिख दिया, फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में फॉरेक्स ही लिखा जाता है। ठीक, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक, क्यों पढ़ना है, क्योंकि एक टॉपिक होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, कैसे निकाला जाता है। 6 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए पहले डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, ठीक, इसे हम लोग आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। कैसे, मतलब क्या मतलब हो गया, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब जैसे मान लो आज फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है वो $1.60 का है, तो तुम कितने मार्केट से डॉलर खरीद रहे हो, मान लो 100 खरीद रहे हो। कल को ये $1.55 का रह जाए तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे यही है कि एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के बीच का हमें रिलेशन देखना होता है एक तरीके से। तो अगर हम बात करें डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज के, डिमांड में प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब देखो एक्सचेंज रेट, प्राइस जो है वो कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गई, तो ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इसको हम शो कैसे करते हैं,
तो इसको हमने 11th क्लास में देखा था। इसको शो करने के लिए हम एक डिमांड कर्व बना देते हैं, बस ऐसे करके एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं, यहाँ 0, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस ले लेते हैं। बस ऐसे करके इसमें आपको शो कर देना है, और अगर ऐसे करके कर दो तो बहुत बढ़िया। वैसे एग्ज़ाम में आपसे कर्व डिमांड का बनवाता नहीं है, ठीक। तो एग्ज़ाम में आता क्या है? तो एग्ज़ाम में आता है कि डिमांड क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की, या मैंने यहाँ जो ये आउटफ्लो वर्ड लिखा ये क्यों लिखा। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? देखो, डिमांड का मतलब क्या है? हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम कम क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसी क्या आवश्यकता है जो मैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहा हूँ? देखो, जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। मतलब मैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करूँगा? मुझे फॉरेन से कोई प्रोडक्ट खरीदना होगा, तभी तो मुझे डॉलर की ज़रूरत है। जब मैं फ़ॉरेन से प्रोडक्ट खरीदूंगा तो डॉलर मेरे देश से बाहर चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा डॉलर का, ठीक है। इसके अलावा मैं कब फ़ॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करूंगा? जब मुझे मार्केट्स फ़ॉरेन से कोई एसेट्स परचेज़ करनी होगी, तब मैं इसकी डिमांड कर सकता हूँ, ठीक। इसके अलावा और कब करूँगा? मुझे अगर कहीं घूमने जाना है तो मैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर सकता हूँ। मुझे गिफ्ट्स भेजने हैं तो डिमांड कर सकता हूँ। स्पेकुलेशन करनी है तो डिमांड कर सकता हूँ। मतलब अगर हम बात करें, जो ये हमारा देश है, ठीक, भारत देश, इसमें जो नागरिक रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करते होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करी जाती है, किस पर्पज़ से करी जाती है? पहला होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। दूसरा, हम किस लिए करेंगे? परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में एसेट्स खरीदने के लिए करेंगे। तो ये 4 नंबर में आता है, इन्हें एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक है। नोट्स में लिखे हुए हैं, बस वही लिख देना है, कुछ नहीं है। इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए मतलब हमें जो है, जब भी हम इंपोर्ट्स करते हैं तो पैसे फॉरेन करेंसीज में पे करने होते हैं, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। ऐसे ही जब हम भी फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स खरीदते हैं तो इससे क्या होगी? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्रिएट होगी। मतलब अगर हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्ट्रीज, डिबेंचर, शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो इससे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्रिएट होगी। तीसरा, सेंडिंग गिफ्ट्स अब्रॉड। अगर विदेश में तुम गिफ्ट्स भेजना चाहते हो, अब तुम्हारा कोई दोस्त रहता है वहाँ पे, तुम उसे गिफ्ट्स भेजते हो, तो तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी, वो चाहिए होगी। इसके अलावा स्पेकुलेशन, अगर तुम स्पेकुलेशन करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो तुम्हें डॉलर खरीद के रखना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हमारी डिमांड क्रिएट होगी। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का आप अदर पेमेंट करते हैं फॉरेन कंट्री में, जैसे कि तुम घूमने जाते हो तो पेमेंट करते हो, पढ़ाई करने जा रहे हो तो वहाँ पे खर्चा कर रहे हो, इलाज कराने जा रहे हो तो खर्चा कर रहे हो, ठीक, या फिर किसी तुम्हारा दोस्त रह रहा है, उसे तुमने कुछ पैसे भेजे तो उस पर जो खर्चा हो, मतलब इन सारे ही सोर्सेज से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्रिएट होती है। अब क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है, वो ये पूछते हैं कि ये तो तुमने सही देखा, ठीक है, कि जो है प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। तो बस वो यही कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ रही है, अब प्राइस कम हो रहा है, तो ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी 3 नंबर में पूछ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट्स में लिखवा रखा है, दिखा देता हूँ क्या है, ठीक। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, कुछ सोचो। तो इसके पीछे 3 रीजंस होते हैं। पहला, इम्पोर्ट इंक्रीजेस, ठीक। व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, मतलब जब कभी भी फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, हमें पता है फॉरेन गुड्स सस्ते हो जाएंगे, इट में लीड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इससे हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आप खुद सोचो, यहाँ प्राइस कम होने का मतलब क्या है? प्राइस कम होने का मतलब है ये, अब तुम्हारे लिए फॉरेन गुड्स सस्ते हो गए, तुम जहाँ सामान पहले से खरीद पाओगे नहीं खरीद पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। टूरिज्म, विदेश में घूमने जाना अब तुम्हें सस्ता पड़ेगा। पहले 60 रुपये खर्च होते थे $1 पे, अब 55 खर्च हो रहे हैं। अगर मान लो पहले को तुम ट्रिप करते, उस ट्रिप पे तुम्हें $1000 खर्च करने होते, तो 60 रुपये के हिसाब से तुम्हारे 60,000 रुपये खर्च होते। अब अगर वही ट्रिप पे $1000 खर्च करने हैं 55 रुपये के हिसाब से, तो खाली 55,000 खर्च होंगे। तो टूरिज्म सस्ता हो गया नहीं हो गया?
हो गया, ठीक, वहाँ का सामान हमारे लिए सस्ता हो गया। यानी कि फॉल इन द प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रमोट द टूरिज्म फॉरेन कंट्री, मतलब अगर ये कम हो जाता है तो इससे टूरिज्म प्रमोट होता है, देयरफॉर डिमांड फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, इससे इंक्रीज होगी। अगला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करना भी सस्ता हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है कम होने से वहाँ का सामान महंगा हो गया, तो वहाँ पे ज़मीन खरीदना, शेयर्स खरीदना, ये भी तो हमारे लिए महंगे हो गए होंगे। तो यहाँ दे रखा है विद द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंपनी बिकम मोर चीपर लुक्रेटिव विच इंक्रीज द डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ये ज़्यादा चीपर हो जाती है, लुक्रेटिव हो जाती है, इससे डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाती है। अब इसका ही एक उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं रिवर्स में, क्या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम क्यों होती है प्राइस के बढ़ने के साथ? ठीक, तो अगर रिवर्स में पूछेंगे तो इसमें जितने भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं लाल पेन से, आप इनका बस उल्टा लिखते चले जाएंगे, हेडिंग्स यही रहेंगी और कुछ नहीं है। बस एक बार लिख के देख लेना, दोबारा पढ़ के देखोगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट वाला एक्सपोर्ट वाला हमने लगाया था, वही यहाँ पे हर जगह लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। जो करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में हमने चीज़ सीखी थी वही लग रही है। ठीक, तो ये हमारा होता है डिमांड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला आता है डिमांड के जो बात हमें पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना होता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता था जब कभी भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो यही चीज़ है बस यहाँ पे, ठीक, मतलब डिमांड जो सप्लाई होती है, क्वांटिटी सप्लाई जो होती है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, एंड जो प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज का वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब जैसे मान लो $1 60 का था, ठीक, 55 का मानते हैं, $1 55 का था, तो तुम जो मार्केट में इसकी सप्लाई आ रही थी, हम मान लेते हैं वो 100 की आ रही थी, अब $1 जो है वो 60 का हो गया, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये हमारा सेम सिनेरियो होगा। अगर ऐसा होगा तो कर्व कैसा बनेगा, तो सप्लाई कर्व हमारा ऐसा निकल के आएगा कुछ, लेकिन एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के सोर्सेज क्या है, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है। पहला, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब, या फिर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई को यहाँ पे ध्यान रखना, हम इसे इनफ्लो भी कहते हैं। जैसे कि डिमांड को आउटफ्लो कह रहे हैं, तो सप्लाई हो रही है, सप्लाई का मतलब डॉलर हमारे पास आ रहा है तो इनफ्लो हो रहा है। अब इनफ्लो कब होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, मतलब अगर, ठीक, व्हेन फॉरेन पीपल एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री, मतलब हमारे देश के लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं गुड्स और सर्विसेज फॉरेन कंट्री को, इससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती है, पैसा डॉलर हमारे पास आता है। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्रीज, जब हमने यहाँ से विदेश में इन्वेस्टमेंट करी थी तो हमारे पास से डॉलर गया था, अब विदेशी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा, ठीक। वो अगर एसेट्स परचेज करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, डिवेंचर वगैरह डोमेस्टिक कंट्री में, तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की मतलब डॉलर की सप्लाई होगी। पहले हम गिफ्ट्स भेज रहे थे अपने दोस्तों को जो विदेश में रह रहे थे, अब हमारा बर्थडे आएगा तो वो गिफ्ट्स भेजेंगे, ठीक। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू करेंसी डीलर्स एंड स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेशन की वजह से भी जो है अगर हम बात करें तो इनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक, जब बेचेंगे। अदर रिसिप्ट इन्वॉल्व इन, इसके अलावा अदर रिसिप्ट, जैसे विदेश से कोई यहाँ घूमने आएगा तो डॉलर सप्लाई करेगा, वो यहाँ पढ़ने आएगा तो डॉलर सप्लाई करेगा, अपना इलाज कराने आएगा तो डॉलर सप्लाई करेगा। तो यही हमारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई का, कि डॉलर की सप्लाई क्यों करी जाती है। अब इससे जो क्वेश्चन आता है, इससे भी यही क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि प्राइस बढ़ने के साथ जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो क्यों बढ़ जाती है। मतलब $1 55 का था, अब $1 60 का हो गया, तो ये 100 से 200 क्यों हो गए, सप्लाई क्यों बढ़ गई। नॉर्मली सोचो, पहले फॉरेनर तुम्हारे देश में, जब अगर हम बात करें, जब हम, अब ऐसा क्यों होगा, जब पहले फॉरेनर तुम्हारे देश में सामान खरीदने आता था, ठीक है, हाँ, ठीक, जब मतलब यहाँ पे 70 से 80 का हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, तो रेट कम कर दिया हमने, सॉरी, उल्टा करो उल्टा करो उल्टा करो उल्टा करो, ये सही तो करा है। $1 पहले मान लो 70 का था,
$1 अब 80 का है, तो इससे क्या होगा खुद सोचो। पहले अगर मैं बात करूं, तुम्हारे देश में कोई एक इंसान आता था ठीक फॉरेन से, तो वो $1 में खाली 70 रुपये का सामान खरीद पाता था, मान लो 70 टॉफ़ी खरीद पाता था। अब वो तुम्हारे देश में आएगा तो वो कितनी टॉफ़ी खरीद पाएगा, मंगा पाएगा, यहाँ से 80 टॉफ़ी मंगा पाएगा। तो इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स जो हैं वो सस्ते हो गए। प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज करेगा तो डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाएंगे, इससे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कि सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी। टूरिज्म, वो यहाँ घूमने आएगा तो अब उसका पैसा कम खर्च होगा, मतलब वो कम डॉलर खर्च करके ज़्यादा यहाँ पे सर्विसेज अवेल कर पाएगा। ठीक है, तो राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रमोट टूरिज्म ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, से डोमेस्टिक कंट्री का टूरिज्म भी बढ़ता है। देयर फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, इससे क्या होगा, जो सप्लाई है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में भी राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें खरीदना सस्ती हो गई, तो यहाँ पे आप शेयर्स खरीदना, बिल्डिंग वगैरह खरीदना उनके लिए सस्ता हो जाएगा, तो चीपर हो जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई कम क्यों हो जाती है, तो जो अंडरलाइन है उसका बस अपोजिट वर्ड लिखते जाना है। राइस का फॉल, चीप का कॉस्टलियर, इंक्रीज का डिक्रीज, इंक्रीज का डिक्रीज। राइस का फॉल प्रमोट का डिमोट्स हो जाएगा, इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा। राइस का फॉल चीपर का कॉस्टलियर हो जाएगा, इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा। बस अंडरलाइन वाले करने हैं खाली, ठीक। ऐसे ही पिछले वाले में करना था। तो ये हमारा इसका इससे नॉर्मल क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, तो एक्सचेंज रेट इस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। 1 मिनट को हम यहाँ पे एक शेड्यूल बना लेते हैं, छोटा सा प्राइस ले लेते हैं, मान लेते हैं $1 60 का था। अब $1 की कीमत 50 रुपये हो गई। जब $1 60 का था तो उसकी डिमांड मान लो 100 की आती थी। अब डॉलर सस्ता, प्राइस एक्सचेंज रेट कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब $1 60 का था तो मान लो उसकी सप्लाई 200 की थी, एक्सचेंज रेट कम होने से उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो अब एक्सचेंज रेट कैसे निकलेगा, तो अब एक्सचेंज रेट ऐसे निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सचेंज रेट कैसे निकलेगा, ये एक्सचेंज रेट ऐसे निकलेगा। अब आप चाहो तो प्लॉटिंग करके भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में प्लॉटिंग नहीं करनी होती, ये नहीं दिखाना होता आपको। तो आप बस कुछ मत करो, एक लाइन ऐसे खींचना बिल्कुल सीधी स्केल से, और एक लाइन ऐसे खींचना, ये बना देना DD और ये बना देना SS। ठीक, और यहाँ पे जहाँ पे ये कट रहा है इसे बना देना E पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम और रेट हो जाएगा, जो नया रेट निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा वो नया रेट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बात करने का मतलब क्या बात करूँ, अब अगर मैं थोड़ी सी ये बात देखूँ तो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। जब $1, अगर इस टेबल को तुम ऐसे कर दो तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा क्या, यहाँ जब $1 60 का था और डिमांड 100 की थी, सप्लाई ज़्यादा 200 की, तो मतलब सप्लाई ज़्यादा थी, तो एक्सेस सप्लाई थी नहीं थी। जब $1 50 का हुआ तो डिमांड 200 की हो गई, सप्लाई 100 की है, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम बात करें तो इसमें ये चीज़ होता है, ये चीज़ होती है, नहीं होती है। ठीक, अब वैसे से प्लॉटिंग करके करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। जैसे कैसे समझ में आएगा, अगर मैं डिमांड कर बनाऊँ तो मैं प्लॉट कर लेता हूँ बहुत आराम से, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं 50, यहाँ पे हम मान लेते हैं 60, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं 100 और यहाँ पे मान लेते हैं 200। ठीक है, वैसे सही नहीं बनेगा ये इससे, तब भी कोशिश करते हैं। तो अब क्या है, जब $1 60 का था तो डिमांड कितनी आ रही थी, 100 की डिमांड आ रही थी। जब $1 60 का है तो सप्लाई कितनी आ रही है, 200 की आ रही है। तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच का जो ये गैप है यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये आपकी डिमांड आ रही है और ये आपकी सप्लाई आ रही है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। और अगर मैं सेम चीज़ को इस 50 रुपये वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे देखूँ, इसको यहाँ ले लेते हैं 50 रुपये को हम, ये 50 यहाँ पे है,
तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, जब $50 का था तो डिमांड 100 की थी, ठीक, डिमांड सॉरी 200 की आ रही है, डिमांड कर पे आ रहा है, और सप्लाई इसकी आ रही है, हमारी 100 की आ रही है। तो ये हमारा होता है एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई जो होती है वो आपको पता है कि डिफ्लेशन डोनेट करती है, और एक्सेस डिमांड जो होती है वो हमारी इन्फ्लेशन डोनेट करती है। तो बस आपको ये ऐसा ही कर्व बना के आ जाना होता है। इसके अलावा इसमें 2 एरो बना देने होते हैं, यहाँ पे। तो ये आपका एक्सचेंज रेट निकल के आ जाता है 55। यहाँ पे वाई एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सेस, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। तो ये डायग्राम बनाना होता है, और इस डायग्राम को बनाने के साथ लिखना होता है कि करा क्या क्या। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, यही आपको लिखना होता है, समझा भी रखा है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से निकलेगा एज पर द डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट 2 पॉइंट ई। मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट ई पे डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे को काट रहे हैं। देयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड एट ओ आर। यहाँ पे जो है आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट निकल के आ जाएगा ओ आर। तो ये हम आर मान लो, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से ये Q मान लो, जो यहाँ पे ये आ रहा है, ये Q मान लो, ये Q1 मान लो, और ये Q2 मान लो, ठीक, ये R1, ये R2, ठीक, ये ऐसे करके डालने पड़ते हैं। तो ये OR निकल के आ रहा है। OR का मतलब ये, सॉरी, OR का मतलब ये 0 है, 0 का मतलब O, OR का मतलब ये रेट निकल के आ रहा है, ठीक, इनके कटने पे। अब इसके बाद क्या दे रखा है, इफ़ द एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम OR टू OR1। अगर ये एक्सचेंज रेट जो है ये बढ़ जाएगा OR से, मतलब अभी तो एक्सचेंज रेट यहाँ से यहाँ पे है, अब अगर बाई चांस ये एक्सचेंज रेट बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब OR से OR1 पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल टू Q1। तो जो डिमांड होगी फॉरेन एक्सचेंज की वो Q1 पे आ जाएगी। देखो आ गए, Q1 पे आ जाती है हमारी। एंड सप्लाई विल राइज टू OQ2। और जो सप्लाई होगी वो OQ2 पे चली जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस सप्लाई। इसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं, विच रिजल्ट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट होगा हमारा वो कम हो जाएगा। टिल इट अगेन रीचेज द इक्विलिब्रियम लेवल OR। तब तक कम होता रहेगा जब तक OR नहीं आ जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा, अगर OR से R2 पे पहुंच जाए, मतलब OR है अभी एक्सचेंज रेट, अब यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो इससे क्या होगा, जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ आ जाएगी और डिमांड जो है वो यहाँ आ जाएगी। इन दोनों के बीच के गैप को, इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहते हैं। फिर ये एक्सचेंज रेट जो है ये हल्के हल्के तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुँच जाता है। तो ये हमारा ये कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। 6 नंबर में ये टॉपिक जो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है एक टॉपिक 6 नंबर में अगर आता है तो, ठीक। तो अब एग्ज़ाम में इसके अलावा भी और कुछ आता है, हाँ, इसके अलावा भी और कुछ आता है। क्या क्या आ सकता है, जैसे चेंज इन डिमांड। एक एक नंबर के क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। फिर चेंज इन डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का चेंज होना। अब डिमांड में क्या हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड, या तो डिमांड इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज इन डिमांड, या फिर डिमांड कम हो सकती है, ठीक। डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये 0। मान लो ये डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, ठीक। इस एक्सचेंज रेट को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे $1 ₹60 का है, ठीक है। अब डिमांड जो है वो बढ़ गई। डिमांड बढ़ने का मतलब क्या होगा, पहले डिमांड जो है वो यहाँ पे आ रही है, मान लो 100 की आ रही है, मैं कह रहा हूँ अब डिमांड बढ़ के 200 की हो गई, यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ का मतलब डिमांड कर्व अब यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा। तो डिमांड कर्व हमारा
फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये हमारा क्या आया, फॉरवर्ड शिफ्ट आया, नहीं आया डिमांड कर्व में, आया, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड शिफ्ट आया, तो इसके हिसाब से अगर देखो तो ये डिमांड और सप्लाई अब यहाँ पे काट रहे हैं, E1 हो गया। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट 60 से ज़्यादा आएगा, मान लो 70 आ रहा है। तो पहले एक्सचेंज रेट इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है पहले $1 60 रुपये का था, अब $1 70 का हो गया। तो ये कुछ सुना सुना सा, देखा देखा सा लग रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक, ये कहलाता है हमारा क्या, करेंसी डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से अगर डिमांड जो है वो कम हो जाए, वाई एक्सिस और ज़ीरो, ये डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक। डिमांड कम होने का मतलब पहले एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ रहा था, मान लो $1 60 रुपये का था, ये ई था। डिमांड कम हो गई, मतलब अब डिमांड 100 की आ रही थी, अब डिमांड कम हो गई, कितने की आ जाएगी, 50 की आएगी। जब डिमांड 50 की आएगी तो इसका मतलब सप्लाई कर्व को डिमांड कर्व यहाँ पे काटेगा, तो ये D1 हो जाएगा। डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर देखो तो नया एक्सचेंज रेट निकल के आया $1, ये 60 से नीचे ही होगा, कम ही होगा, मान लो 50 रुपये होगा। तो इसका मतलब पहले $1 60 का था, अब $1 50 का हो गया। तो ये क्या हो गया, करेंसी एप्रिसिएशन हो गया, नहीं हो गया। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ऐसा होता है तो इसे करेंसी एप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक। अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं, पता भी नहीं, ठीक है। तो इसे करेंसी एप्रिसिएशन कहा जाता है। मतलब क्या था कहने का, फिर से समझा देता हूँ एक बार। चेंज इन डिमांड, डिमांड में अगर चेंज आएगा तो किस तरीके से आएगा, या तो डिमांड बढ़ जाएगी या डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इसका मतलब अगर डिमांड और सप्लाई पहले एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे थे, यहाँ पे काट रहे थे, और डिमांड हमारी $100 की थी, $100 की डिमांड आ रही थी, ठीक। अब डिमांड बढ़ गई, यानी कि डिमांड 200 की आ जाएगी, यानी कि डिमांड कर्व यहाँ काटेगा। अब यहाँ काटेगा तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट यहाँ पे निकल के आया, तो $1 70 का हो गया, पहले 60 का था, अब 70 का हो गया, इसे कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से डिमांड कर्व पहले यहाँ पे कट रहा था, अब डिमांड कम हो गई, मतलब 100 से 50 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो कर्व होगा डिमांड कर्व, वो यहाँ पे काटेगा, नहीं काटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि पहले $1 60 का था, 50 का हो गया, इसे क्या कहते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन कहा जाता है। इस चीज़ को करेंसी एप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक। तो एग्ज़ाम में ये आता है इसके पीछे के रीज़न्स, कि इसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। तो पहला रीज़न होता है इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। भाई डिमांड क्यों होती है, अभी हमने पढ़ के आए थे, तो बस वही है, डिमांड बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी, रीजन पढ़े थे डिमांड के। इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स हो गया, परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, ठीक। गिफ्ट्स हम भेजेंगे ज़्यादातर, अगर हम जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर गिफ्ट्स हमारे उसी में आ गए, या फिर हम जो है टूरिज्म वगैरह घूमने वगैरह जा जाएंगे विदेश में, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट हो गया, कि अगर हम फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स खरीदेंगे तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम गिफ्ट्स वगैरह भेजेंगे, गिफ्ट्स वगैरह भेजने को कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स, अगर ये भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें टूरिज़्म, इंक्रीज़ इन टूरिज़्म, अगर टूरिज़्म में बढ़ोतरी होगी विदेश की तो उससे भी डिमांड डॉलर की बढ़ जाएगी। कम कब होगी, इसका उल्टा मतलब डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स में कमी आ जाए हमारी, ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। डिक्रीज़ इन परचेज ऑफ एसेट्स, हम विदेश में एसेट्स खरीदना बंद कर दें, ठीक है। डिक्रीज़ इन यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स कम हो जाएं, या फिर डिक्रीज़ इन टूरिज़्म में कमी आ जाए, तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद जो अगला आता है टॉपिक, इसके अंदर जो हमारा अगला निकल के आता है, चैप्टर बस ख़त्म सा हो गया, अगला निकल के आता है हमारा चेंज इन सप्लाई, कि सप्लाई भी चेंज हो सकती है। सप्लाई चेंज होने का मतलब इंक्रीज इन सप्लाई या तो इंक्रीज़ करेगी या फिर डिक्रीज़ इन सप्लाई,
या फिर सप्लाई जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है सप्लाई का? सप्लाई का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का मतलब है, फिर से हम कर्व के थ्रू ही समझते हैं। ये डिमांड और सप्लाई का कर्व था। अभी आपकी सप्लाई यहाँ आ रही है, तो ये एक्सचेंज रेट निकल के आ रहा है, मान लो $1.60 का। सप्लाई $100 की आ रही है। इंक्रीज़ इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने का मतलब सप्लाई अब 200 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी कि सप्लाई यहाँ आएगी। तो पहले सप्लाई डिमांड कर्व को यहाँ पे काट रही थी, तो अब इसका मतलब सप्लाई डिमांड कर्व को यहाँ पे काटेगी। तो सप्लाई कर्व यहाँ पे कट कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक नया एक्सचेंज रेट मिल गया, कितना, $50। तो पहले $1.60 का था, अब $1.50 का है। तो इंक्रीज़ इन सप्लाई का मतलब क्या होगा? इंक्रीज़ इन सप्लाई का मतलब होगा करेंसी एप्रिसिएशन, कि करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। डिक्रीज़ इन सप्लाई, इसका मतलब क्या होगा? ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, यहाँ पे काट रहे थे ई पॉइंट पे, तो हमारा $1.60 का निकल के आ रहा था। सप्लाई कम हो गई, यहाँ 100 की आ रही थी, 100 का सप्लाई कम होने का मतलब अब पीछे आएगी सप्लाई, यहाँ पे आएगी। तो मतलब यहाँ पे सप्लाई पहले काट रही थी 100 थी, तो अब यहाँ पे काटेगी डिमांड कर्व को, अगर यहाँ पहुँच गई है तो मैं कह सकता हूँ कि सप्लाई कर्व यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट नया निकल के आया E1, $1, इससे ज़्यादा निकल के आएगा 70 का। मतलब पहले $1.60 का था, अब $1 कितने का हो गया? 70 का हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक, अब इसके पीछे भी रीजंस। तो अभी हम सप्लाई के रीजंस पढ़ के आए थे कि सप्लाई क्यों होती है। पहला एक्सपोर्ट्स की वजह से होती है। तो सप्लाई कब बढ़ जाएगी? जब हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ठीक, एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा परचेज ऑफ एसेट्स बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक कंट्री। ठीक, परचेज ऑफ एसेट बाय फॉरेनर्स ज़्यादा एसेट्स खरीदेंगे तो कम हो जाएगी, या फिर मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी, या फिर इंक्रीज इन यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव, जो हमें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मिलते हैं वो रिसीव हो जाए तो हो जाएगा, या फिर इंक्रीज इन टूरिज्म ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, कि डोमेस्टिक कंट्री का टूरिज्म में इंक्रीज आएगा। यहाँ पे इंक्रीज इन टूरिज्म ऑफ फॉरेन कंट्री है, ये ध्यान रखना, तभी डिमांड बढ़ेगी। ठीक, फॉरेन कंट्री है, डिमांड तभी बढ़ेगी। डोमेस्टिक कंट्री में विदेशी घूमने आएंगे तभी तो हमें पैसा सप्लाई करेंगे, डॉलर देंगे। दूसरा, कम कब हो जाएगा? डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर हमारे देश का सामान बाहर बिकना बंद हो जाए, डॉलर आना बंद। ठीक, डिक्रीज इन परचेज ऑफ एसेट बाय फॉरनर, अगर फॉरनर्स हमारे यहाँ एसेट्स खरीदना कम कर दें। ठीक, डिक्रीज इन यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव, जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मिलते हैं वो कम हो जाएं, या फिर डिक्रीज इन टूरिज्म ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक, तो कम हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारे पिछले टॉपिक से ही यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से मैच करता है कि डिमांड क्यों होती है और सप्लाई क्यों होती है। डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की क्यों होती है? क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, विदेश में एसेट्स खरीदते हैं, शेयर, डिबेंचर, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं। इसके अलावा विदेश में हमारे दोस्त रहते हैं, उन्हें पैसे भेजते हैं, तो हम डिमांड क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम विदेश में घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, इलाज करना जाते हैं, तो हम डिमांड जो है वो क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से सप्लाई आ जाता है। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होगी? फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई तब होगी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे विदेश में। दूसरा, हमारे देश में परचेज करेंगे एसेट्स, कौन? फॉरेनर्स, तो हमारे पास डॉलर आएगा। तीसरा, अगर हम बात करें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव होंगे, हमें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मिलेंगे तो डॉलर आएगा। अगर हम देखें टूरिज्म ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, अगर हमारे देश में लोग घूमने आएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, यही तो है। अब ये सप्लाई इंक्रीज़ कब होगी? ये इंक्रीज़ तब होगी जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इसी तरीके से डिमांड
ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, तो डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कम कब होंगे? जब ये सारे कम हो जाएंगे। तो बस यही है इसमें, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई में। इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह जाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फटाफट से पढ़ा देता हूँ। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है एक मार्केट होता है, इज़ द मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस। जब फॉरेन एक्सचेंज की सेल मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को खरीदा और बेचा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक मार्केट होता है फॉर नेशनल करेंसीज के लिए, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की नेशनल करेंसीज दुनिया में मिलती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज। यहाँ से हम अलग अलग देशों की करेंसीज खरीद सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरीके का होता है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सेल परचेज फॉरेन एक्सचेंज की इमीडिएटली टेक प्लेस करती है, तुरंत हो जाती है, इसीलिए इसे करंट मार्केट भी कहा जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डील इन फ्यूचर डिलीवरी। यहाँ पे फ्यूचर के ऑर्डर नहीं लगते, तुरंत पैसे लेके जाओ तुरंत डॉलर मिल जाएंगे। ठीक, जिस रेट पे यहाँ पे आपको डॉलर मिलेंगे, ठीक, मतलब मार्केट में जो है $1 जैसे 80 का होगा, तो अब 80 पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट वाले भी तो कुछ कमीशन कमाने को बैठे हैं, अब वो थोड़ा सा ज़्यादा पे देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जिस रेट पे आपको मिलेगा वो स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाता है हमारा। ठीक, फॉरवर्ड मार्केट, ठीक, स्पॉट एक्सचेंज रेट जो है प्रीवियस टाइम में ट्रांजेक्शन मेड, जब वो होता है जब ट्रांजेक्शन कर जाते हैं। फॉरवर्ड मार्केट का होता है, ये वो मार्केट होता है इसमें सेल परचेज फॉरेन एक्सचेंज की इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, भविष्य की स्पेसिफिक डेट पे हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल का मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आज मान लो है कितनी तारीख, हम ले लेते हैं 15 मार्च है। अब मुझे लगता है कि आने वाली 15 मई को मुझे $1000 की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाऊंगा और वहाँ पे जाके मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा कि इतनी तारीख को मुझे जो है इतनी अप्रैल को मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि 15 अप्रैल, आज मैं डील कर रहा हूँ कि 15 मार्च को मैं डॉलर खरीदूंगा और $1 80 के हिसाब से खरीदूंगा। ठीक है, यहाँ पे साइन कर दूंगा, जब ये डेट आएगी तो मुझे डॉलर मिल जाएंगे, उसके बदले पेमेंट कर दूंगा। तो ये डीलिंग जो होती है वो फॉरवर्ड मार्केट में होती है, लेकिन एक्सचेंज रेट इसमें पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। आप एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो भविष्य में चेंज हो जाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा चेंज करके रखा जाता है, वो हमें लेना देना इतना उससे है नहीं। ठीक, तो यहाँ दे भी रखा है, सेल ऑफ परचेज फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट की जो होती है वो फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट पे होगी, बट द रेट इज एग्रीड अपॉन टुडे। लेकिन जो रेट होगा कि कितने पे मैं खरीदूंगा भविष्य में, ये आज ही तय कर दी जाएगा, $80 आज ही तय कर दी जाएंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में डील करता है। इट डिटरमाइन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, मतलब जिस रेट पे यहाँ पे ये रेट है $1 80 का, जो मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रहा हूँ, ये $1 80 की अगर मैं बात करूँ, ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। ये एप्लीकेबल होता है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जो कि आज साइन की जाते हैं लेकिन ऑनर किए जाएंगे किसी और समय में भविष्य के अंदर। तो ये होता है। इसके बाद अगला होता है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ जाता है। पहला फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन, ये बहुत इजी है। दिस फंक्शन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक देश से दूसरे देश में फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी सेड इट हेल्प इन ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर अमंग डिफरेंट कंट्रीज, या हम ये भी कह सकते हैं कि इससे परचेजिंग पावर डिफरेंट कंट्रीज में ट्रांसफर करी जाती है। क्रेडिट फंक्शन, दिस फंक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड में मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में आपको क्रेडिट फैसिलिटी उधार प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन इंपोर्टर है, वो वांट टू मेक पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स, वो 3 महीने के बाद पेमेंट करता है, तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकता है। उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। हेजिंग फंक्शन, ये क्या होता है? हेजिंग फंक्शन एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है जो इस्तेमाल की जाती है लिमिट करने के लिए लॉस की प्रोबेबिलिटी को, जो कि हो सकता है हमें फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब इसको ऐसे समझते हैं यहाँ से, जैसे मान लो ये है हमने एक फॉरेन ट्रेडर से कोई गुड्स इंपोर्ट किए, $100 हमें इसके देने थे। ठीक, तो हमने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम तुम्हें ये पैसे 3 महीने के बाद देंगे। ठीक, 3 महीने के बाद देंगे। हमने इससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मतलब फॉरेनर से हमने ट्रेड खरीदा, तो जब हमने इससे सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, $100 का सामान खरीदा था, हमें इसे $100 देने थे। आज जो है वो एक्सचेंज रेट $1 $100 का है, तो मैंने हिसाब लगाया भाई $100 का है, $100 मतलब 10,000 रुपये मुझे पे करने होंगे। अब मैं घर आ गया, आराम से सो गया बैठ के।
3 महीने बाद मुझे इसका पेमेंट करना है। 3 महीने बाद मतलब गुड्स मेरे पास आएंगे, या गुड्स तो अभी आ जाएंगे, मुझे पेमेंट 3 महीने के बाद करना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ रात में आराम से बैठे बैठे, यार आज $1 100 का है, हो सकता है भविष्य में ये बदल के $1 200 का हो जाए। अगर ये $1 भविष्य में 200 का हो जाएगा तो जो मुझे आज $100 के हिसाब से $100 के 10,000 रुपये देने हैं, भविष्य में तो वो 20,000 देने पड़ेंगे, मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉरेन ट्रेडर्स के संग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा। क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूँगा कि मैं 3 महीने बाद तुम्हें इस $100 का पेमेंट करूँगा, और वो पेमेंट मैं तब करूँगा, वो पेमेंट मैं किस रेट पे करूँगा, $1 के 120 रुपये के हिसाब से करूँगा। इस मैं भी साइन कर दूँगा, वो भी कर देगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो लॉस था वो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, हैजिंग कहा जाता है। मतलब हमने अभी डिसाइड कर लिया कि 3 महीने बाद हम आपको $1 के हिसाब से कितने पे करेंगे। अब हो सकता है $1 200 का पहुंच जाए तो मुझे भी खाली 120 ही देने, 80 का फ़ायदा हो जाएगा मुझे। लेकिन अगर बाई चांस ये 50 का रह गया तो नुकसान भी हो जाता है। ठीक, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में चलता है, इसमें नुकसान भी मोटा होता है और फ़ायदा भी मोटा हो जाता है। तो यहाँ ये लिखा है, हेजिंग क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो यूज़ की जाती है लिमिटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिंग, बता दो, लिमिटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब इससे हम क्या करते हैं, जो लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम कम कर देते हैं। जो लॉस हमें किस वजह से होगा, फ्लक्चुएशन की वजह से होगा फॉरेन करेंसी के। इट इज़ जनरली एडॉप्टेड बाय, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स करते हैं ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रिस्क है उसे क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अब इसके बाद करेंसी डेप्रीसिएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ, मतलब करेंसी डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन से रिलेटेड 2 टर्म होते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है, ये एक सिस्टम होता था पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता। ये डीवैल्यूएशन हुआ था 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम पे। इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़ रखा है कि वहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया था। याद है, लिबरेशन के अंदर पढ़ा था हमने डीवैल्यूएशन। ठीक, तो वही डीवैल्यूएशन दे रखा है। तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर चलता था काम। ठीक, इसके अंदर गवर्नमेंट जानबूझ के फॉरेन करेंसी की वैल्यू को कम कर देती थी। मतलब जैसे $1 70 का है तो अब गवर्नमेंट जानबूझ के $1 80 का कर देगी। तो ये करेंसी डेप्रीसिएशन के जैसा ही होता है, बस करेंसी डेप्रीसिएशन में और इसमें फ़र्क क्या है, करेंसी डेप्रीसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से अपने आप होता है, उसे कोई जानबूझ के नहीं करता। लेकिन करेंसी इवैल्यूएशन जो होता है वो सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो हमारी जानबूझ के करती है। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, ये करेंसी एप्रीसिएशन के तौर पे होता है। बस इसमें भी क्या होता है, सरकार जानबूझ के जो है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा देती है। एप्रीसिएशन के अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अब मैंने कहा था एक क्वेश्चन की करेंसी डेप्रीसिएशन अगर हो जाता है तो आरबीआई कैसे मैनेज करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है, दिखा देता हूँ मैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, तो हमने कही थी कि एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ आरबीआई ब्रिंग डाउन हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो कैसे कम करेगा हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ये रहा मैनेज फ्लोटिंग, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट 80 से 85 हो जाता है, करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, तो आरबीआई कैसे सही करेगा, तो आरबीआई डॉलर सेल करेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर के रेट कम हो जाएंगे। तो यहाँ ये लिखा है, आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज, या डॉलर्स को हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे, हमने पहली बात कर ली थी, फ्रॉम इट्स रिजर्व टू मार्केट टू डिक्रीज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। दूसरा, जब इसे कम कैसे कर सकता है आरबीआई, मतलब 80 है, ठीक है, अब 75 है, ठीक, तो कैसे करा जा सकता है करेंसी एप्रिसिएशन के अंदर, तो इसे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सप्लाई को। सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, आरबीआई जो है वो परचेज करेगा। तो यहाँ पे डिक्रीज द सप्लाई भी लिख सकते हो और इंक्रीज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय परचेजिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द मार्केट, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे डिक्रीज द डिमांड ऑफ लिख सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, इन दोनों वर्ड्स के लिए डिक्रीज सप्लाई के, इंक्रीज सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बस यही है इस चैप्टर में, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है।
अगर देखा जाए हाँ डिफरेंस आ जाता है तो वो भी देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, तो मीनिंग पता ही है। डिवैल्यूएशन जानबूझ के करती है गवर्नमेंट। डेप्रीसिएशन जो है मार्केट फोर्सेस की वजह से अपने आप होता है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर होता था, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर होता है। रिवैल्यूएशन ये जानबूझ के किया जाता है, गवर्नमेंट करती है, ये जो है अपने आप होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अंदर होता था, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारा ये चैप्टर हो गया। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े बहुत बुक में दे रखे होंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके पूछे गए हैं, फिर ख़त्म करते हैं। ये आ गया हमारा DOP है, इसे हटा दो, यहाँ से होंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो बोर्ड में देखो ये पूछा गया है, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। की फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता था। हाँ नहीं होता था, तो इसके अंदर आपको बस उसे एक्सप्लेन कर देना है कि इसके अंदर मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू निकलती थी, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पे रेट निकल के आ जाएगा। यहाँ दे रखा है इम्पैक्ट ऑफ फोन करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ नेशन। एक्सपोर्ट के ऊपर करेंसी डेप्रिसिएशन का असर क्या पड़ेगा? 70 था, 80 हो गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्या पड़ेगा? फॉरेनर जो है अब तुम्हारे देश में ज़्यादा सामान खरीद पाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट एनकरेज होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ लिखा है इट एनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स जो है कंट्री के वो बढ़ जाएंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। ये देखो ये सब इतनी बार पूछा जा चुका है, ठीक। हाउ एक्सचेंज रेट डिटरमाइन 2022 में पूछा गया था, 13 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे लिखा है 3 नंबर में आया है क्वेश्चन। 3 नंबर में जरा सा ही लिखना होता है आपको, खाली डायग्राम शो कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिमांड सप्लाई के बेस पे निकलेगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटेंगी, वही एक्सचेंज रेट कहलाएगा, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है 3 नंबर में। आप खाली इतना बता देंगे। तो 3 सोर्सेज ऑफ डिमांड क्यों होती है, ठीक है। डिमांड होगी हमारी ताकि हम इम्पोर्ट्स कर सकें, हम परचेज कर सकें फॉरेन कंट्री में एसेट्स को, या घूमने जा सकें बाहर, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भेज सकें, ठीक, पढ़ने जा सकें। इसके लिए यहाँ दे रखा है वाई फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आर इन्वर्सली रिलेटेड। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है, प्राइस जो होता है, और डिमांड जो होती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड क्यों है? मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम क्यों हो जा रही है? तो देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये भी 2016, 2011 में पूछा गया है, ठीक। तो ये हम वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। आगे दे रखा है वाई द एक्सचेंज रेट, वाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली रिलेटेड। मतलब जो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है और जो सप्लाई है वो डायरेक्टली रिलेटेड कैसे हैं? प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्यों बढ़ रही है? तो देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। फ्लेक्सिबल और फिक्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बताना है, तो यहाँ पे ये बता डिस्टिंग्विश डिफरेंस दे दिया इनके बीच का। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, ठीक, ये भी आप आसानी से बता दोगे। 3 सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक। हमारे एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे, ठीक। और परचेज ऑफ एसेट्स इन डोमेस्टिक कंट्री बाय फॉरेनर्स, ठीक है। तो FDI जिसे हम कहते हैं, या फिर हम बात करें वो यहाँ घूमने वगैरह आएंगे तो इससे होगा। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस पूछ रखा है, ठीक। यहाँ दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ कंट्री इज ऑन द राइज इट लाइकली टू इम्पोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा मतलब करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो उसका इम्पोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इम्पोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे, ठीक। तो इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे बस, और कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल देके, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक। आप एप्रिसिएशन बताना है और इसका एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना है और कैसे पड़ेगा, तो ये वही चीज़ हो गई। हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, कैसे उसे कम करती है? तो मैनेज फ्लोटिंग वाला आपको बता देना है कि वो जो आ गया वहाँ पे जो लिखा हुआ है। हाउ कैन इंक्रीज इन फॉरेन, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ, इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है, हाउ कैन द इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब परचेज ऑफ एसेट्स में अगर इंक्रीमेंट आएगा तो उससे इसके प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी, तभी तो हमारे देश के गुड्स जो है वहाँ पे सस्ते होंगे, तभी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है हमारे देश में। यही तो देखा था अभी इंक्रीज इन डिमांड के अंदर, देखा था करेंसी डेप्रीसिएशन, लिखा था हमने कि इंक्रीज हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन घुमा के, वो एसेट्स परचेस ज़्यादा होने लगेंगी देश के अंदर। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी करेंसी फॉल्स डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, तो ये वही इन्वर्स रिलेशन वाली बात हो गई। प्राइस करेंसी का फॉल होगा, सप्लाई करेंसी की और फॉल हो जाएगी, तो डायरेक्ट रिलेशन वाली बात हो गई,
ठीक। तो ये सब ये क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन राइज द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इस डिमांड, उसकी डिमांड में और उसके प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो ये भी वही चीज़ दे रखी है। मैनेज फ्लोटिंग के बारे में बात कर रखी है यहाँ पे। मेरिट्स पूछे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के 2। ठीक, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन का इफेक्ट पूछा है। 4 नंबर में क्वेश्चंस देखें। अ कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इस करेंसी लो अंडर द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, डिस्कस ब्रीफली हाउ इट अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री। तो इससे एक्सपोर्ट पे कितना मैनेज फ्लोटिंग के अंदर जान पूछ के करते हैं, तो कैसे करते हैं ये बता देंगे। उससे एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा हमारा, ठीक है, उसे हम मेंटेन करके रखते हैं। तो आप इसमें बस इतना बता देना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था, मैनी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, हैव रिसेंटली शिफ्टेड देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना एंड स्टार्ट देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब बहुत सारी एमएनसीज ने चाइना में अपनी बिजनेस बंद करके इंडिया में खोल दिए हैं। देयर बाय बूस्टिंग द मेक इन इंडिया प्लान्स फॉर गवर्नमेंट। इससे सरकार के मेक इन इंडिया प्लान्स को बूस्ट मिल रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रज्यूमिंग अदर फैक्टर बी इज कॉन्स्टेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा आपको ये बताना है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड हमारी अगर हम देखेंगे तो कम हो जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेशन देखने को मिलेगा देश के अंदर। हमारी समस्या डिफ्लेशन की क्रिएट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि हमें जो है करेंसी डेप्रिसिएशन जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक, लीडिंग टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी हमारी, सॉरी यहाँ पे करेंसी एप्रिसिएशन जैसी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक, ये हो गया इफेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन। तो इसको पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं है, इसको एक बार रीड कर लेना है। एग्जाम में यहाँ दे रखा है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस का राइज पे, ये सब वही क्वेश्चंस दे रखे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का डिफरेंस पूछ रखा है। करंट अकाउंट सरप्लस, ये हमारा बीओपी से निकल के आ गया। करंट अकाउंट में अगर आपको फ़ायदा होगा, इधर की तरफ बैलेंस बच जाएगा, तो आपका सरप्लस वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। स्टेट वन सोच तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बतानी है। मीनिंग यहाँ पे वही लिखे हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज, हाउ वाइड इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, तो फॉल क्यों होती है, तो 6 नंबर में पूछा है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओगे वहाँ पे। तो बस यही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। गिव द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज और रेट मतलब उसके प्राइस और उसके डिमांड के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर देना है, बस और कुछ नहीं दे रखा है। तो यही क्वेश्चंस हमारे इसमें प्रीवियसली आ रखे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो इन्हें अच्छे से कर लेना, दिखा दिए हैं मैंने। चलो।